हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। एंड ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 to 5 हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री की। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये एनैक्ट कब हुआ है, एनफोर्स कब हुआ है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीआरपीसी की अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीआरपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो सेक्शन 1 है वो बताता है कि इस एक्ट का टाइटल क्या है। तो इस एक्ट का टाइटल है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये है इस एक्ट का टाइटल। एंड ये जो एक्ट है ये कहाँ एक्सटेंड करता है, तो ये होल ऑफ इंडिया में ये सारा ये सब कुछ हम देख चुके हैं। एंड इसके जो भी एक्सेप्शंस हैं हमने वो भी देख लिए हैं। अब इसके बाद आता है कुछ डेफिनेशन क्लॉज। ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं ये सेक्शन 2 के अंदर दी गई हैं सीआरपीसी के अंदर। एंड ये डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीआरपीसी को आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि ये टर्म्स यूज़ होंगी आगे प्रोविजंस के अंदर। एंड अगर आपको इनका मीनिंग पता नहीं होगा तो आपको प्रोविजन समझने में प्रॉब्लम होएगी। तो डेफिनेशन क्लॉज सबसे पहले इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम इंटरप्रेट ईजीली कर पाएँ किसी भी प्रोविज़न को। अब जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके अंदर 26 डेफिनेशंस गिवन है A to Y। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेलेबल ऑफेंस। क्लॉज ए के अंदर डिफाइंड है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो शो किए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एज बेलेबल। जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी के अंदर मेंशन किए गए हैं कि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उनको हम बेलेबल मानेंगे। एंड क्लॉज ए के अंदर ही नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को भी डिफ़ाइन किया गया है। एंड बताया गया है ये वो ऑफेंसेस जो बेलेबल नहीं है वो कौन से हो गए, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो गए। नेक्स्ट है क्लॉज बी के अंदर कि चार्ज का मतलब क्या होता है। तो चार्ज का मीनिंग नहीं दे रखा है यहाँ पर एज इन, बट ये बता रखा है कि चार्ज में क्या इंक्लूड होगा। तो चार्ज में इंक्लूड होगा एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्जेस कंटेन्स मोर देन वन हेड। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं किसी पर्सन पे तो उसका जो कोई एक हेड ऑफ द चार्ज होगा तो उसमें को भी हम चार्ज ही मानेंगे, उसको हम चार्ज ही कहेंगे। क्लॉज सी बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मीनिंग है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग है कि वो ऑफेंस जो कमिट हुआ है एंड पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो ऑफेंस कमिट होने के बाद पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो वो ऑफेंसेस जिनके लिए पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है वो हो गए हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एंड ये कहाँ गिवन है, ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिवन है। ये भी जैसे कि बेलेबल ऑफेंसेस गिवन है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ऐसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी गिवन है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। इसके बाद क्लॉज डी आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट होती है कुछ एलिगेशंस की जाती हैं जो ओरल और राइटिंग आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। किसको देते हैं? मजिस्ट्रेट को देते हैं। एंड किस आशय से देते हैं, किस इंटेंशन से देते हैं? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, ताकि मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन ले। तो इस इंटेंशन से आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन में हो। और वो किस पर्सन के अगेंस्ट लगा रहे हैं आप, तो चाहे वो नोन हो सकता है चाहे वो अननोन हो सकता है। तो वेदर नोन और अननोन, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप एलिगेशन लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप उसको जानते हो। आप अगर उसको नहीं जानते हैं तो भी आप एलिगेशंस लगा सकते हैं या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट करा है, बट अगर हम बोलें कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। अब आगे आ जाती है एक्सप्लेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि अगर पुलिस ऑफिसर है वो अगर रिपोर्ट सबमिट करता है कोर्ट को एंड कोर्ट बाद में ये डिस्कवर करती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल नहीं है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस की जो रिपोर्ट थी ना, जो पुलिस ने सबमिट करी थी, कोर्ट उसी को क्या मान लेगी? कंप्लेंट मान लेगी। तो यहाँ पर वो रिपोर्ट जो है उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड कंप्लेंट मानेंगे। तो यहाँ पर
हम ये मानेंगे कि डीम्ड कंप्लेंट के अंदर जो कंप्लेनेंट है वो कौन है, पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज ई। क्लॉज ई डिफाइन करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होगा, कहाँ, जब भी प्रोविज़न में दिया गया है हाई कोर्ट, तो कौन सी हाई कोर्ट मानेंगे, तो इन रिलेशन टू एनी स्टेट, अगर हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा हम उस हाई कोर्ट को वहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली। अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो उस यूनियन टेरिटरी की जुरिसडिक्शन जिस हाई कोर्ट को दे रखी है, यानी कि जिस स्टेट के हाई कोर्ट को उस यूनियन टेरिटरी की जुरिसडिक्शन दे रखी है, हम उस स्टेट के हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं उस यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में। अगर हम अदर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पर जो भी हाईएस्ट कोर्ट है क्रिमिनल अपील की, अदर देन सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो भी हाईएस्ट कोर्ट है क्रिमिनल अपील को लेकर, तो वो हाई कोर्ट मानी जाएगी वहाँ पे। क्लॉज एफ डिफाइन करता है इंडिया को, कि इंडिया क्या है, वो टेरिटरी जहाँ पर ये कोड एक्सटेंड करता है। क्लॉज जी डिफाइन करता है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है कि हर एक इंक्वायरी जो कंडक्ट करी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, इट मीन्स जज के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, बट इसके अंदर ट्रायल इंक्लूड नहीं होता है। अदर देन अ ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद आता है क्लॉज एच। क्लॉज एच डिफाइन करता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ये कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं जो किस लिए करी जाती हैं, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए करी जाती हैं। किसके द्वारा करी जाती हैं, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको ऑथराइज करा है, किसने, मजिस्ट्रेट ने। बट अदर देन मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट हैं वो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, बट उनके पास पावर है कि वो किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इसके बाद आता है क्लॉज आई, जो बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि ये इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड होती हैं। तो वो प्रोसीडिंग्स जहाँ पर एविडेंस लिया जा रहा है एंड लीगली लिया जा रहा है, कहाँ पर, ओथ पर, तो वो प्रोसीडिंग्स जहाँ पर एविडेंस लिया जाता है ओथ पर, तो वो उसको बोलते हैं हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट बात करता है लोकल जुरिसडिक्शन, कि अगर हम किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ का कोई भी जैसे लोकल एरिया है विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज, कोर्ट और मजिस्ट्रेट का कोई लोकल एरिया होता है जिस लोकल एरिया में वो अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उनकी लोकल जुरिसडिक्शन, कि वो उस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन है। क्लॉज के बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया की। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया है जो डिक्लेयर करा गया है सेक्शन 8 के अंदर एज मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट है क्लॉज एल। क्लॉज एल बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट है क्लॉज एम, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर पब्लिश की जाती है ऑफिशियल गैजेट में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमने सेक्शन 1 के अंदर देखा था कि अगर किसी भी इस कोड के किसी भी चैप्टर को, किसी भी प्रोविज़न को अगर एक्सटेंड करना है स्टेट ऑफ नागालैंड पर या ट्राइबल एरियाज़ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो नोटिफाई का मतलब क्या है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन कैसे करेगी, वो ऑफिशियल गैजेट में करेगी। नेक्स्ट है क्लॉज एम। क्लॉज एन डिफाइन करता है ऑफेंस को। ऑफेंस जो है वो क्या होता है, ऑफेंस को हम बोलते हैं कि कोई एक्ट या कोई ओमिशन, एक्ट और ओमिशन दोनों ही इंक्लूड होते हैं ऑफेंस के अंदर। कोई एक्ट या कोई ओमिशन जो पनिशेबल है लॉ के अंदर। तो लॉ जिस भी ऑफेंस या जिस भी ओमिशन को या जिस भी एक्ट को पनिश कर रही है, किसी भी लॉ के अंदर अगर किसी भी एक्ट या ओमिशन को लेकर बोला गया है कि ये प्रोहिबिटेड है एंड ये इलीगल है, अगर उसको पनिश कर रहा है कोई भी लॉ, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ही बोला गया है कि ऑफेंस के अंदर इंक्लूड हो गया वो एक्ट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट
1871। एंड नेक्स्ट जो ऑफेंस है ये और कहाँ पर डिफाइंड है, तो सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्लॉज ओ। क्लॉज ओ डिफाइन करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो क्लॉज ओ है उसमें क्या इंक्लूड होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स इंक्लूड होंगे, तो व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो एब्सेंट है, वो उस समय ड्यूटी पर नहीं है, तो कौन पर्सन इंक्लूड माना जाएगा उसकी जगह पर, वो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर स्टेशन हाउस में प्रेजेंट है, बट हु इज़ नेक्स्ट इन द रैंक टू सच ऑफिसर, जो उस ऑफिसर से नेक्स्ट रैंक का है, बट अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, वो पर्सन कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्लॉज पी। क्लॉज पी बात करता है प्लेस की। प्लेस का मतलब है कहीं पर भी, जैसे हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, सब चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि अगर कहीं पर भी ऑफेंस कमिट होता है, किसी टेंट में होता है, किसी बिल्डिंग में होता है, किसी हाउस में, किसी व्हीकल में, किसी वेसल में, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। इसके बाद क्लॉज क्यू। क्लॉज क्यू बात करता है प्लीडर की। प्लीडर कौन होता है कि एक पर्सन जिसको ऑथराइज किया है कहाँ पे, लॉ ने, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए लॉ को किसी कोर्ट के अंदर, एंड इसके अंदर इंक्लूड होता है वो पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की परमिशन के साथ प्रोसीडिंग्स में एक्ट करने के लिए, तो उसको हम प्लीडर बोलते हैं। क्लॉज आर बात करता है पुलिस रिपोर्ट की, कि एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसको, मजिस्ट्रेट को, अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंदर, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं, कि जो भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को जो भी सबमिट करती है उसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। क्लॉज एस बात करता है पुलिस स्टेशन। तो एनी पोस्ट और प्लेस जो भी डिक्लेयर करी गई है स्पेशली गवर्नमेंट ने, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी प्लेस को स्पेशली डिक्लेयर कर दिया है पुलिस स्टेशन के तौर पे कि ये पुलिस स्टेशन कहलाया जाएगा इस स्टेट का, तो वो पुलिस स्टेशन माना जाएगा एंड उसी को हम मानेंगे। एंड इसके अंदर इंक्लूड है लोकल एरिया, उस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो भी लोकल एरिया आता है वहाँ पर कहीं पर भी वो उस प्लेस को डिक्लेयर कर सकती है एज पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है क्लॉज टी। क्लॉज टी बात करता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि रूल्स अंडर दिस कोड, इस कोड के अंदर जो भी कोई रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, इट मीन्स वो प्रिस्क्राइब करे गए हैं। नेक्स्ट है क्लॉज यू। यू बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वो पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 24, एंड इसके अंदर इंक्लूड होता है वो पर्सन जो एक्ट करता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कहने पर काम करता है, वो भी पर्सन इंक्लूड होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन के अंदर, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज यू के अंदर। तो यहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इंक्लूड माना जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज वी। क्लॉज वी बात करता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न का मतलब है सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को आगे अगर सब डिवाइड किया जाता है तो हम बोलते हैं सब डिवीज़न। नेक्स्ट है क्लॉज डब्ल्यू। क्लॉज डब्ल्यू बात करता है समन केस की, कि समन केस कौन से होते हैं। समन केस वो केसेस होते हैं जो रिलेट करते हैं उन ऑफेंसेस से जो वारंट केस नहीं है। तो सिंपल है, जो वारंट केसेस नहीं है तो बाकी वो क्या माने जाएंगे, वो समन केसेस माने जाएंगे। नेक्स्ट डिफाइंड है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए डिफाइन करता है विक्टिम को। तो विक्टिम को क्या बोलेंगे हम, विक्टिम में कौन कौन पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, तो पर्सन हु सफ़र्स एनी लॉस और इंजरी। वो पर्सन जो कोई लॉस या इंजरी को सफ़र कर रहा है या उसको कोई लॉस या इंजरी हुई है, कोई एक्ट या ओमिशन हुआ है किसी अक्यूज पर्सन के कोई एक्ट करने से, या फिर वो पर्सन जो विक्टिम का क्या है, लीगल हेयर है, गार्जियन है। तो विक्टिम खुद या उसका कोई लीगल हेयर या लीगल गार्जियन, ये तीनों ही विक्टिम की कैटेगरी में आते हैं। विक्टिम खुद का कहने का मतलब है कि वो पर्सन जो खुद लॉस सफ़र कर रहा है या इंजरी सफ़र कर रहा है, और जो पर्सन लॉस या इंजरी सफ़र कर रहा है उसका लीगल गार्जियन, और जो पर्सन लॉस या इंजरी सफ़र कर रहा है उसका लीगल हेयर, ये तीनों विक्टिम की कैटेगरी में आते हैं। और ये डेफिनेशन इंक्लूड की है 2009 के अंदर, यानी कि ये अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट करी है 2009 के अंदर।
इसके अंदर आता है, इसके बाद आता है क्लॉज एक्स। क्लॉज एक्स बात करता है वारंट केस। जो वारंट केस है इसके अंदर क्या बताया गया है, कौन से केसेस वारंट केसेस माने जाएंगे, तो वो ऑफेंसेस, वो केसेस जो किन ऑफेंसेस से डील करते हैं, उन ऑफेंसेस से जो पनिशेबल हैं विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। वो ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट के लिए, 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो कौन से केसेस कहलाएंगे, वो वारंट केसेस कहलाएंगे। इसके बाद है क्लॉज वाई। क्लॉज वाई बात करता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो यूज़ किए गए हैं सीआरपीसी के अंदर बट डिफाइंड नहीं किए गए हैं। तो वो टर्म्स जो यूज़ करी गई हैं बट डिफाइंड नहीं करी गई हैं, तो उसका मीनिंग डिराइव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो हम आईपीसी के अंदर जाएंगे उनका मीनिंग डिराइव करने के लिए। इंडियन पीनल कोड के अंदर उनके मीनिंग दिए गए हैं, वहाँ से हम उनके मीनिंग को रेफ़र करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सेक्शन 3 एज एन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको समझना ज़रूरी है कि कौन से एरिया में हम अगर कहीं पे भी प्रोविज़न में मजिस्ट्रेट लिखा है तो कौन से एरिया में हम उसे मजिस्ट्रेट बोलेंगे या कौन से एरिया में हम उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे, कौन से एरिया में हम उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो 2 तरीके के एरिया में क्लासिफाई कर रखा है सीआरपीसी के अंदर। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया और एक होता है आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर हम आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं और मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में देख रहे हैं तो इट मीन्स हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। एंड अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हैं एंड प्रोविज़न में मजिस्ट्रेट है तो इट मीन्स हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की बात करते हैं एंड अगर हम आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया देखते हैं तो इट मीन्स हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास नहीं होते हैं, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर हम मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस तरीके से कैटेगराइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड अदर एरिया इट मीन्स अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है। इसके बाद हम बात करें अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो सीजेएम की अगर हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो, तो क्या बोलेंगे हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं किसी भी प्रोविज़न के अंदर तो उसको हम रेफ़र करेंगे एज मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, एंड अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद आता है इस एक्ट के पास होने से पहले कहीं पर भी अगर टर्म यूज़ हो रही थी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इस एक्ट के पास होने से पहले अगर कहीं यूज़ होता था मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इस एक्ट के पास होने से पहले कहीं बात होती थी अगर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी उसी सेम को हम पहले क्या बोलते थे प्रेसिडेंसी टाउन, तो प्रेसिडेंसी टाउन को चेंज करके हमने क्या नाम दे दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो उसी तरीके से हमने वहाँ के मजिस्ट्रेट का भी नाम चेंज कर दिया, जो डेजिग्नेशन था प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से हमने क्या कर दिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की हम बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नहीं होते हैं एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नहीं होते हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर की बात करें और किसी भी प्रोविज़न में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है इट मीन्स हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। इसके बाद दिए गए हैं फंक्शंस जो मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट में भी 2 मजिस्ट्रेट यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फंक्शंस करते हैं वो क्या करते हैं, वो एविडेंस को अप्रिशिएट करते हैं, शिफ्ट करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, उन्होंने उनका डिसीजन पनिशमेंट जो है वो इन्फ्लिक्ट करते हैं पर्सन के ऊपर या एक्सपोज करते हैं।
पेनल्टी देते हैं उसको, या कस्टडी दे सकते हैं, डिटेंशन दे सकते हैं, उस पर्सन को कस्टडी में रख सकते हैं जिस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो पेंडिंग है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट के। एंड जो फंक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। वो क्या क्या हैं, जैसे लाइसेंस को ग्रांट करना, लाइसेंस को सस्पेंड करना, लाइसेंस को कैंसिल करना, या प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करना, या प्रोसिक्यूशन को विड्रॉल करना। जो भी ये सारे काम होंगे ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेगा। इसके बाद सेक्शन 4 बात करता है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी एंड अदर लॉज। तो यहाँ पर सेक्शन 4 को 2 सब सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। सब सेक्शन 1 बात करता है आईपीसी के ऑफेंसेस की, एंड सब सेक्शन 2 बात करता है उन ऑफेंसेस की जो आईपीसी के अलावा अदर एक्ट्स के अंदर दिए गए हैं, अदर लॉज के अंदर दिए गए हैं। तो सब सेक्शन 1 बात करता है वो ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंदर दिए गए हैं उनका हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ही करेंगे। इसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, मतलब आईपीसी को छोड़कर बाकी के अदर लॉज के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा, बट सब्जेक्ट टू द एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर सपोज हम एनडीपीएस की बात कर रहे हैं या पॉक्सो की बात कर रहे हैं, अगर इन लॉ के अंदर कोई इनका स्पेशल प्रोसीजर गिवन है तो हम वही प्रोसीजर उस पर अप्लाई करेंगे। इट मीन्स वहाँ पर सीआरपीसी के प्रोविजंस या उसका प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है सेविंग क्लॉज। जो अभी हमने डिस्कस करा वही सेम चीज़ बताता है सेक्शन 5 कि सीआरपीसी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अफेक्ट करे, शैल अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। सीआरपीसी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है या कोई लोकल लॉ बना हुआ है, जिससे स्पेशल लॉ की हमने बात करी एनडीपीएस या पॉक्सो एक्ट, अगर एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई स्पेशल प्रोसीजर गिवन है तो हम वही प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे बजाय सीआरपीसी के। हम सीआरपीसी को वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम उसी एक्ट के वो जो स्पेशल लॉ बना हुआ है हम उसी का प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे एंड वही अप्लाई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। हमने सेक्शन 1 to 5 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है या किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, एंड हम देखेंगे लास्ट में एक फ्लो चार्ट जिससे हमें इजी हो जाएगा क्रिमिनल कोड्स को याद करना कि भाई कितने तरीके के क्रिमिनल कोड्स हैं सीआरपीसी के अंदर एंड उनकी पावर्स क्या क्या है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।